जियोपॉलिटिक्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और डेटा एनालिटिक्स। ये तीनों चीजें सुनने में शायद एकदम अलग लगे, है ना? लेकिन आज के इस सोर्स मटेरियल के विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंसेस से लेकर नैरेटिव वॉरफेयर, और आज इन सब पर बारीकी से बात होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। 1. पाकिस्तान में चीन का रोल। 2. नैरेटिव और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। 3. चीनी सैन्य उपकरणों का इवैल्यूएशन। 4. रणनीतिक गठबंधनों का कंपैरिजन। और 5 बढ़ते हैं। भाग 1, पाकिस्तान में चीन की भूमिका। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का सपोर्ट सिर्फ दूर से बैठकर ज्ञान देने या कागजों तक सीमित नहीं था। सोर्स ये हाईलाइट करता है कि चाइनीज इंजीनियर्स लिटरली वहां ग्राउंड पर मौजूद थे। मतलब वो पाकिस्तानी वायुसेना के ऑपरेशंस को सीधे तौर पर मैनेज कर रहे थे। ये दिखाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में बैक एंड सपोर्ट सिर्फ हथियार सप्लाई करने से कहीं आगे एक्चुअल ग्राउंड मैनेजमेंट तक जाता है। भाग 2, नैरेटिव और मनोवैज्ञानिक युद्ध। आजकल जंग सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ी जाती, मीडिया और इन्फॉर्मेशन का रोल देखिए। सोर्स के मुताबिक एक तरफ इंडियन नैरेटिव था, जहां सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बदले गए और एयरफोर्स ने ट्रैक करके सजा देने वाले वादे वाले वीडियोज रिलीज किए। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज और पाकिस्तानी नैरेटिव में स्टेट मीडिया पर इंटरव्यू चलाए गए और ये बड़े बड़े दावे किए गए कि J-10 जेट्स ने राफेल को मार गिराया है। दोनों ही पक्ष एकदम अग्रेसिव तरीके से अपना अपना नैरेटिव सेट कर रहे थे। चीन के इस नैरेटिव बिल्डिंग को समझने के लिए चीनी स्टेट ब्रॉडकास्टर के एक इंटरव्यू में एविएशन इंजीनियर यांग का ये कोड बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा था, सपोर्ट बेस पर हम लगातार फाइटर जेट्स के उड़ने की आवाज़ें और एयर रेड सायरन सुन रहे थे। सुबह तक ही तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। जरा सोचिए, ये कोई आम बात नहीं है। ये इंटेंशनली बनाया गया एक पूरा माहौल है ताकि उनके इक्विपमेंट्स और इंजीनियर्स को एक हीरोइक लाइट में दिखाया जा सके। भाग 3, चीनी सैन्य उपकरणों का मूल्यांकन। अब यहाँ क्लेम्स और रियलिटी आपस में टकराते हैं। एक तरफ नैरेटिव बनाया गया कि J-10 जेट्स हवा में पूरी तरह हावी हैं, ऑनलाइन डिस्कशंस में बस उन्हीं का जलवा है, लेकिन जो असल हकीकत क्लेम की गई है वो बिल्कुल अलग है। अगर एयर स्पेस में सच में इतना दबदबा होता तो उनके एयरबेस इतने वल्नरेबल नहीं होते। ये इंटरनेट हाइप और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी के बीच का एक बहुत बड़ा गैप दिखाता है। इसी को और क्लियर करने के लिए चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की ही बात ले लीजिए। सोर्स में स्पेसिफिक दावे हैं कि पाकिस्तान में एक इंडियन ड्रोन ने इसे तबाह कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान में भी ये सिस्टम अमेरिकन बॉम्बिंग ऑपरेशंस को रोकने में पूरी तरह फेल रहा। ये उदाहरण साबित करते हैं कि बड़े बड़े आर्टिकल्स में जो इक्विपमेंट बहुत एडवांस लगता है, ज़रूरी नहीं कि बैटल ग्राउंड में भी वो वैसा ही परफॉर्म करे। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा का मुकाबला कैसे होता है? इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स सुझाए गए हैं। पहला स्टेप, चाइनीज टेक की जो एक्चुअल फेलियर्स हैं उन्हें खुलकर हाईलाइट करना। दूसरा, सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय अग्रेसिव तरीके से अपना काउंटर नैरेटिव बनाना। और तीसरा, अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर इक्विपमेंट से जुड़े इस नैरेटिव को डिप्लोमैटिक रूप से टारगेट करना। काफी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, राइट? भाग 4, रणनीतिक गठबंधनों की तुलना। अब जरा इन इंटरनेशनल अलायंसेस की स्टेबिलिटी पर नजर डालते हैं। सोर्स के मुताबिक चीन पाकिस्तान का गठबंधन स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहां एक कंसिस्टेंट बैकिंग है और टॉप लीडरशिप से कोई अजीबोगरीब पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आते। इसके ठीक उलट US इंडिया रिलेशन को थोड़ा एरेटिक या अस्थिर बताया गया है, खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के उन बयानों के कॉन्टेक्स्ट में जहां उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को फेल्ड इकोनॉमी कह दिया था। पॉइंट यह है कि पॉलिटिकल बयानबाजी किसी भी अलायंस की स्टेबिलिटी को सीधा हिट करती है। तो इतने सारे दावों और पलटवार के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एनालिस्ट्स ऑनलाइन नैरेटिव और ग्राउंड रियलिटी को अलग-अलग कैसे कर पाते हैं? इसका जवाब छिपा है सही डेटा के एनालिसिस में। इस पूरे विश्लेषण को हम इस एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन और टकराते हुए नैरेटिव्स के इस दौर में मॉडर्न दुनिया को शेप करने वाले डेटा को एनालाइज करने के लिए लोग खुद को बेहतर ढंग से कैसे तैयार कर सकते हैं, चाहे बात ग्लोबल डिप्लोमेसी को डिकोड करने की हो या फिर अपने करियर को बूस्ट करने की। सही डेटा और उसका एनालिसिस ही हमेशा सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।